viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Dear students, welcome back to my lecture series on cooperative societies component here at Wings Ek Udan. दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब टॉपिक अंडर द टॉपिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसमें हमने ऑलरेडी थोड़े से इंटरनेशनल रेफरेंसेस डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोस में। वी हैव डिस्कस्ड यूके कोऑपरेटिव्स, वी हैव डिस्कस्ड यूएस कोऑपरेटिव्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक दैट इज कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। तो होता क्या है कोऑपरेटिव फेमिनिज्म? कोऑपरेटिव फेमिनिज्म का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि विमेन भी कोऑपरेटिव मूवमेंट में जुड़ गई। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। तो दो लेडीज थी, एक का नाम था एलाइस एक्लैंड और दूसरे का नाम था मैरी लॉरेंसन। एलाइस एक्लैंड एक एडिटर थी विमेन्स कॉर्नर नाम की एक पब्लिकेशन की, और जो मैरी लॉरेंसन वो एक टीचर थी। दोनों ने मिलकर रिकॉग्नाइज किया, इनको लगा कि विमेन्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट। और उसके बाद उन्होंने एक लीग ऑर्गेनाइज कराई। उस लीग का नाम है विमेन्स लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन एंड इट वाज फाउंडेड इन 1883। 1883 में ही एडिनबर्ग में एक कोऑपरेटिव कांग्रेस की मीट हुई। 1883 कोऑपरेटिव कांग्रेस इन एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, और यहाँ पे 50 विमेन मिलके, ग्रुप ऑफ 50 विमेन मिलके इन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि जो एक्लैंड है उसको बनाया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर दिस लीग। और 1884 के यानी 1883 के बाद, एक साल के बाद, कांग्रेस कोऑपरेटिव कांग्रेस के एक साल के बाद इस लीग की 6 ब्रांचेस निकल के आ गई। देयर वर 6 डिफरेंट ब्रांच जिसमें अराउंड 195 मेंबर्स थी, और इस लीग को रीनेम किया गया इन द 1884 एज विमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड। तो विमेन्स लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन जो है, जो 1883 में बनी थी, 1884 में इसी को रिक्राइस्टन किया गया, इसको रीनेम किया गया एज विमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड। और ये जो गिल्ड बना, इसने वर्किंग विमेन्स की इश्यूज को एड्रेस किया और इसने कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक्सपैंड करने की कोशिश की। इसी विमेन्स कॉर्नर जो कि एक पब्लिकेशन है, इसमें बहुत सारी नए आर्टिकल्स लिखे गए जिसमें हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट। सो इन्होंने अपने इस विमेन्स कॉर्नर की पब्लिकेशन को यूज किया एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। और उसके बाद 1902 में इन्होंने कोऑपरेटिव स्टोर भी खोला। दिस गिल्ड, विमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड जो है, इसने स्टोर भी खोला, उसको बोलते हैं सुंदरलैंड कोऑपरेटिव स्टोर। और इस स्टोर की मेन फंक्शन क्या थी कि जो पुअर वर्किंग क्लास विमेन है उनकी नीड्स को कैटर करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चलाई। इन्होंने विमेन्स की हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की। विमेन सफरेज की बात की कि विमेन शुड बी गिवन वोटिंग राइट्स, और पैसिफिज्म की बात की। पैसिफिज्म मतलब सोशल जस्टिस, पीस। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने सोशल जस्टिस एक्टिविज्म को थाम लिया। इट स्टार्टेड सोशल जस्टिस एक्टिविज्म, बट नाउ दिस सोसाइटी, दिस कोऑपरेटिव गिल्ड हैज बीन क्लोज्ड। आजकल ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो हमारी विमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड, जिसका अर्लियर नेम था विमेन्स लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन, ये पहली एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेमिनिज्म की इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोऑपरेटिव फेमिनिज्म के विमेन के रिलेटेड तो ये जो दो नाम है इसमें एलाइस एक्लैंड, मैरी लॉरेंसन, और जो लीग्स के नाम है, और ये जो इनकी पब्लिकेशन विमेन्स कॉर्नर है, इन सबको आपको याद रखना है, इन पे कभी भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। मूविंग फर्दर, लेट अस डिस्कस सम अदर डेवलपमेंट्स जो वर्ल्ड वाइड हुई। कुछ और डेवलपमेंट्स, हमने यूएस पढ़ा, हमने यूके पढ़ा, हमने वो रॉचडेल सोसाइटीज पढ़ी, तो उसके बावजूद भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स वर्ल्ड वाइड हुए, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रशिया से। रशिया में विलेज कोऑपरेटिव्स की इनॉग्रेशन हो गई इन द 20th सेंचुरी, और उनका नाम रखा गया अबुश्चिना, या इसको मीर भी बोलते हैं, अबुश्चिना और मीर। दीज आर द विलेज कोऑपरेटिव्स इन द रशिया। रशिया में दोस्तों ये तो प्री सर्वडम टाइम से है, मतलब सर्वडम मीन्स लॉर्ड्स एंड सर्व्स। लॉर्ड्स एंड सर्व्स पाए जाते फ्यूडल सोसाइटी में, यानी फ्यूडल सोसाइटी से पहले भी, बिकॉज रशिया जो है इसकी वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन है, तो उसकी वजह से वहाँ पे विलेज कोऑपरेटिव्स बनते ही जाते थे। और उसके बाद जब 1917 में रेवोल्यूशन आ गया
रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद वहां पे और एक कंसेप्ट की उद्घाटन हो गई, दैट इज कॉल्ड कोलखोज। वेरी इंपॉर्टेंट, कोलखोज इज द नेम फॉर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर इन रशिया। रशिया में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को कोलखोज बोलते हैं दोस्तों। और ये कोलखोज जो है, इट इटसेल्फ इज ए एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नोए। असल में इसको बोलते हैं कलेक्टिव नोए, यानी कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव। तो कलेक्टिवली हम एग्रीकल्चर करेंगे। कलेक्टिव एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को रशिया में कोलखोज या कलेक्टिव नोए बोलते हैं। तो प्री सर्वडम टाइम से ही वहां पे चल रही है, और रशियन रेवोल्यूशन के बाद मॉडर्न टाइम्स में कोलखोज की यहाँ पे इनॉग्रेशन हो गई। मूविंग फर्दर, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रेफिसन मॉडल एंड शूज-डेलिश मॉडल। रेफिसन मॉडल एंड शूज-डेलिश मॉडल हमने दोस्तों डिस्कस किया, जो कि जर्मनी में स्टार्ट किए गए थे एज कोऑपरेटिव बैंक्स, तो जिनको क्रेडिट यूनियंस भी बोलते हैं यूएसए में। तो ये भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 1880s में और भी कुछ कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई, लाइक वी हैव नाइट्स ऑफ लेबर प्रोजेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूके में स्टार्ट हो गई थी। लीलैंड स्टैनफोर्ड एक बंदा था, और उसके साथ मिला था रॉबर्ट बैरन। रॉबर्ट बैरन वाज ए सेनेटर, ही वाज ए लेजिस्लेटर, जो कि मेंबर था पार्लियामेंट का। उन्होंने कोऑपरेटिव्स पे जोर दिया कि कोऑपरेटिव्स की जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, और 1920s तक आते आते यूएस में एक नेशनल एसोसिएशन भी बन गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, और 1970s तक पहुंचते पहुंचते वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव काउंसिल की भी फॉर्मेशन हो गई थी। सो दिस इज हाउ कोऑपरेटिव जो है वर्ल्ड ओवर उभरते गए, वर्ल्ड ओवर बढ़ते गए। अगेन यूएस में अगर आप कोऑपरेटिव्स देखोगे, जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स या मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स, हम इसकी बात करते हैं इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स की। अगर हम बात करेंगे यूएस में, दोस्तों हमने ऑलरेडी यूएस कोऑपरेटिव्स पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी आपकी वैल्यू एडिशन करा रहा हूँ कि वी हैव अदर डेवलपमेंट्स इन द यूएस। अगर हम इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, तो यूएस में सबसे पहले 1790 में स्टार्ट की गई थी एक फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री के बाद एक बंदा था जिसका नाम था ब्रिघम यंग। इन 1860s उसने कोऑपरेटिव आइडियाज को उता इज अ प्रोविंस, इट्स अ स्टेट इन यूएस, वहां पे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश की। और उसके बाद नाइट्स ऑफ लेबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ग्रेंज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उभर के आ गए। और दोस्तों मैंने आपको एनर्जी कोऑपरेटिव्स के बारे में भी बोला था कि एनर्जी कोऑपरेटिव जो है वो भी यूएस में उभर के आने लगी, स्पेशली आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1930s के बाद। और उसके बाद जब डिप्रेशन आ गया तो डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश की, वो आपको याद हुआ कीनेसियन मॉडल, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, तो वो सब आ गया एंड न्यू डील वाज फॉर्म्ड। देखिए डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1930s में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, लेकिन उसको ठीक करने के लिए टू एड्रेस द इशू ऑफ डिप्रेशन न्यू डील फॉर्म की गई। और न्यू डील ने अपने साथ कोऑपरेटिव्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ गई कि कोऑपरेटिव शुड बी डेवलप्ड, ताकि कोऑपरेटिव जो है ये भी हमें हेल्प करेंगे टू फाइट द रिसेशन, टू फाइट द डिक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके बाद डाइवर्स कोऑपरेटिव्स उभर के आने लगे इन डिफरेंट एरियाज। मैंने आपको बोला है कि एग्रीकल्चर में भी कोऑपरेटिव्स पाए जाते हैं, होलसेल में, परचेजिंग में, टेलीफोन, कंज्यूमर फूड बाइंग, फूड कोऑपरेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, विक्चुअलिंग सोसाइटी, जो कि फूड प्रोविजंस की बात करती है। तो यानी ग्रेट डिप्रेशन ने थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्टर को थोड़ा सा बैकवर्ड किया था, लेकिन उसके बाद जब न्यू डील आ गई तो न्यू डील ने कोऑपरेटिव्स का प्रपोजल आया, और उसके बाद यूएस में कोऑपरेटिव जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज होने लगे, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होने लगी। और दोस्तों मैंने आपको और एक एसोसिएशन का बताया था लास्ट टाइम, जब हमने वो डिबेट जनरेट किया था अराउंड द नीड ऑफ कोऑपरेटिव्स, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन की। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन? याद रखना दोस्तों, ही वाज जेम्स वारबेस। जेम्स वारबेस, एक्चुअली एन अमेरिकन डॉक्टर, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन। और उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपना इंडिविजुअल लेवल पे रोल प्ले करना स्टार्ट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। उसमें और एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेंजामिन वार्ड। बेंजामिन वार्ड जो है
एक्चुअली ही डेवलप्ड द कोऑपरेटिव इकोनॉमिक थियरी कि कोऑपरेटिव्स में इकोनॉमिक्स कैसे मैनेज करना है, तो उस पर उसने एक थियरी लिखी, किताब लिखी। सो बेंजामिन वार्ड की जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो है टुवर्ड्स कोऑपरेटिव इकोनॉमिक थियरी, अराउंड 1950s में इसने बनाई थी। और एक बंदे की मैं जिक्र करता हूं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज जेरोस्लाव वेनेक। जेरोस्लाव वेनेक ने जनरल थियरी बनाई, जबकि बेंजामिन वार्ड ने इकोनॉमिक थियरी बनाई। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक थियरी रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स हु डेवलप्ड इट, तो बेंजामिन वार्ड। हु डेवलप्ड द जनरल थियरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, दैट इज जेरोस्लाव वेनेक। Very important names, dear students. Then comes David Ellerman. डेविड एलरमैन ने लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। लीगल प्रिंसिपल मतलब लॉज, प्रोविजंस, रूल्स, नोटिफिकेशंस, इनकी एप्लीकेशन दिखाई कोऑपरेटिव में। और इसने अपने साथ एक थ्योरी भी प्रपोज की, उस थ्योरी का नाम है लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। सो एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, दे वर डेवलप्ड बाय डेविड एलरमैन। दोस्तों ये नाम प्लीज याद रखिएगा, आप इन पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। और जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज द कंटेम्पररी कोऑपरेटिव्स। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब टॉपिक ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स टॉपिक, और उसका नाम है कंटेम्पररी कोऑपरेटिव्स। तो हम स्टार्ट करेंगे कंटेम्पररी कोऑपरेटिव्स के सब टॉपिक को। अब मतलब क्या है कंटेम्पररी कोऑपरेटिव्स का? कंटेम्पररी कोऑपरेटिव्स का मतलब है कोऑपरेटिव्स फाउंड वर्ल्ड ओवर। दोस्तों हमने यहाँ पे एक वर्ल्ड टूर करना है, हम डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे, रेंजिंग फ्रॉम यूरोप टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हम स्पेन जाएंगे, उसके बाद सर हम लैटिन अमेरिका जाएंगे, हम एशियन सोसाइटीज़ में घूमेंगे, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडिया। तो ये सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड टूर होगा जिसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स थ्रू द वर्ल्ड, उस चीज़ पे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पहले स्टार्ट हुई कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस जो स्टार्ट हुई, दे वर सक्सेसफुल बिकॉज दे फॉलोड द रॉस्टेल प्रिंसिपल्स, और जिसकी वजह से फिर 1895 में हमारी एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑन कोऑपरेटिव्स बन गई। और अगर हम कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की बात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स की, यानी वो कोऑपरेटिव्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाई जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पाई जाती है, जो क्राफ्ट्स में पाई जाती है, क्राफ्ट्समैन एटसेट्रा। तो उसकी बात अगर हम करेंगे तो इसकी जो वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड, उसकी हमें मिलती है एग्जांपल स्पेन से। स्पेन में एक कोऑपरेटिव बना था जिसका नाम है मॉन्ड्रेगन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन, जो कि बेसिक कंट्री में बनी थी। बेसिक कंट्री जब प्रोविंस इन स्पेन, वहां पे बनी थी। तो ये स्टार्ट की थी एक प्रीस्ट ने जिसका नाम था जोस मैरिया अरिज़मेंडियारेटा। जोस मैरिया अरिज़मेंडियारेटा, ही वाज अ प्रीस्ट, जिसने उस टाइम पे जो स्पेन का गवर्नर था उसका नाम था जनरल फ्रैंको। तो जनरल फ्रैंको के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी ऑप्रेसिव कंडीशंस थी, यानी सोशल कंडीशंस ठीक नहीं थी। तो जोस मैरिया ने ये कम्युनिटी बेस्ड डेमोक्रेसी बिल्डिंग का जो मॉडल है वो अप्लाई किया वहाँ पे। और ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मॉन्ड्रेगन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन, दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा यूगोस्लाविया, जिसका लीडर था उस टाइम पे टिटो। अब ये टिटो का नाम आपको और कहाँ मिलेगा अगर आप नाम डिस्कस करोगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो जिसमें इंडिया का जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसी टाइम पे यूगोस्लाविया के टिटो साहब जो थे वो भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर थे। तो उसके टाइम पे भी यूगोस्लाविया में वर्कर्स काउंसिल्स बनी थी, which played a very significant role in the management of risks of that time. तो यहाँ पे स्पेन, यूगोस्लाविया is actually a country bordering the Adriatic Sea, Mediterranean Sea के ऊपर, is a European country, यूगोस्लाविया। तो स्पेन, यूगोस्लाविया, यहाँ से हमें एग्जाम्पल्स मिलती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों और कहाँ पे कोऑपरेटिव्स पाए जाते हैं, देयर वाज अ मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट 136, या जिसको हम इनिशिएटिव 136 बोलते हैं। इनिशिएटिव 136 इन द ग्रीस। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा
उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जिसने प्राइवेटाइजेशन की अपोजिशन की थी कि वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही थी, जैसे रेल, रोड, एविएशन सेक्टर, हर किसी चीज़ को प्राइवेट हैंड्स में दे रही थी। लेकिन एक इनिशिएटिव चला था ग्रीस में जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव 136। इट वाज टू काउंटर द प्राइवेटाइजेशन एंड गिव बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। और भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, देखिए दोस्तों 3 जगह हम गए अभी, स्पेन, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस। तो ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स हुआ है। उसके बाद अगर हम यूके की बात करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, यूके में कोऑपरेटिव पार्टी बन गई which had a permanent electoral pact with the लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी है वहां पे 2 पार्टियां हैं, एक है लेबर पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी है, उसी लेबर पार्टी के साथ कोऑपरेटिव पार्टी जो बनी, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को बूस्ट करने के लिए बनी थी, उनका एसोसिएशन है लेबर पार्टी के साथ और उनके एमपीज भी वहां पे पाए जाते हैं। तो यूके में भी अलग से कोऑपरेटिव पार्टी ही डेवलप होके आ गई जो कि लेबर पार्टी का एक पार्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने हाई लेवल पे यहाँ पे कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट हो रही है कि कोऑपरेटिव के बंदे जो कोऑपरेटिव चला रहे हैं पूरे यूके में, उन्होंने अपनी अलग से एक पार्टी स्टार्ट कर दी, पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने अपनी एसोसिएशन जो है वो लेबर पार्टी यानी लेफ्टिस्ट पार्टी के साथ ऑब्वियसली उनके साथ ज्वाइन कर दिया। और जो एरियाज हैं जहाँ पे यूके में कोऑपरेटिव्स पाए जाते हैं वो तो हमने डिस्कस किया था। दे आर फूड रिटेल, दे आर इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स, बैंकिंग में पाए जाते हैं, फ्यूनरल सर्विसेज। इसकी एग्जांपल आज आपको दिखेगी, जो कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड काल जो चल रहा है, तो बहुत सारी जगहों पे लोगों ने, स्पेशली जो हमारी सिख कम्युनिटी है फ्रॉम द पंजाब, उन्होंने बहुत हेल्प किया इसमें। उन्होंने फ्यूनरल सर्विसेज दिलवाई लोगों को, जो कि जैसे कि किसी को बरी करना है, किसी को क्रीमेट करना है, तो क्रीमेशन सेंटर्स उन्होंने खोले। तो दीज आर कॉल्ड फ्यूनरल सर्विसेज। तो ये सब एरियाज है जहाँ पे हमें कोऑपरेटिव्स की पेनिट्रेशन पाई जाती है इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में। Another development worldwide is in Denmark। दोस्तों डेनमार्क जो है इट्स ए स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो डेनमार्क में लोग जो है दे शेयर ए कॉमन ईटिंग एंड गैदरिंग स्पेस। लोग यहाँ पे कॉमन जगहों पे खाते हैं, पीते हैं, और उसकी वजह से लिविंग स्पेसेस जो है वो कॉमनली शेयर्ड है, यानी लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के कुछ 10-20 फैमिलीज उसमें रहती है। तो इसका जो स्पॉन्सर है दैट इज डैनिश हाउसिंग एसोसिएशन, यानी इट्स ए हाउसिंग कोऑपरेटिव। अगर आपको हाउसिंग कोऑपरेटिव्स की सक्सेसफुल एग्जांपल देखनी है तो आप डैनिश हाउसिंग एसोसिएशन देख सकते हो, जो अपने रेजिडेंट्स को कलेक्टिवली लैंड प्रॉपर्टी वो मुहैया कराता है, उनके लिए कॉमन ईटिंग गैदरिंग स्पेसेस बनवाता है। तो डेनमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों अगर हम जर्मनी की बात करेंगे, जो जर्मनी है स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, आपको पता है हिटलर ने क्या तबाही मचाई थी, तो उसके बाद देश में यानी जर्मनी में रीबिल्डिंग का काम चल गया, नेशनल रीबिल्डिंग। तो वहां पे एक पॉलिटिशियन थे जिसका नाम था हैंस बेकलर। हैंस बेकलर साहब ने एक चीज पे एम्फेसिस दी, उसने लॉबी बनाई फॉर को डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव बोलो या को डिटर्मिनेशन बोलो, कि जो भी हमने चीजें डिसाइड करनी है वी विल डिटर्मिन इट बाय कंसेंसस, वी विल डिटर्मिन इट यूनैनिमसली। और इन पॉलिसीज को बोलते हैं मिट बेस्टिमंग। सो मिट बेस्टिमंग इज अ पॉलिसी जो जर्मनी में चली थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द नेशनल रिबिल्डिंग मिशन, और वहां पे कोड डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट आया था। और यहीं पे इन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कोई भी कॉर्पोरेशन है, कोई भी कारपोरेशन है या कोई कोऑपरेटिव बना है, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको चलाते हैं, तो उनका एक बोर्ड होता है, मान लो 10 डायरेक्टर हो गए तो दिस कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्कर्स का काउंसिल डेफिनेटली होना चाहिए, यानी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा मिलना चाहिए टू टेक द डिसीजंस। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो को डिटर्मिनेशन या कोऑपरेशन, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में
स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत उभर के आ गया, जिसकी वजह से जर्मनी जो है इट हैज वन ऑफ द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। इटली की बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे बिकॉज वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एक जगह है इटली में, नॉर्दर्न इटली में, उसको बोलते हैं इमिलिया रोमैग्ना। इमिलिया रोमैग्ना इज अ प्लेस इन इटली, इट्स इन नॉर्दर्न इटली। तो उस टाइम पे वहां पे कोऑपरेटिव ट्रेडिशन चल रहे थे, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर से बच गई इटली, वरना इटली घुसने वाली थी। मतलब वो कोल्ड वॉर आपको पता ही होगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर उसके बाद राइवलरी स्टार्ट हो गई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, क्योंकि ये दो सुपर पावर्स थे उस टाइम पे। तो यूएस अपनी तरफ से लॉबीज बना के कंट्रीज को अपनी ओर ले रहा था, वहां से यूएसएसआर कुछ कंट्रीज को अपनी ओर ले रहा था। तो इटली भी फंसने वाला था इस जाल में, लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव ट्रेडिशंस थे जिनने लोगों का ध्यान बटाया इस कोल्ड वॉर से और लोगों को फोकस करने को बोला ऑन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे दोस्तों कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि लोग कोऑपरेशन में लग गए, जिसकी वजह से वो कोल्ड वॉर से बच गए, वरना वो फंसने वाले थे। इटली पक्का किसी ना किसी साइड से ले लेती, यानी या तो वो यूएस का कैंप ज्वाइन करती या यूएसएसआर का ज्वाइन करती। मूविंग फर्दर, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होते हैं कारपोरेट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, अगर हम बात करेंगे 2008, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस, जिसमें हाउसिंग बबल बना था, बबल बर्स्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो कंपनीज है जिन्होंने लोन्स उठाए थे वो सारे लोन्स एनपीएस में कन्वर्ट हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स ने कॉर्पोरेट बैंक्स से अच्छा काम किया टू fight this mortgage crisis of 2008. तो cooperative banks, they were the successful examples which countered the 2008. They responded very well as compared to corporate banks. Corporate banks बहुत जगहों पे फेल हो गए, लेकिन cooperative banks 2008 mortgage security crisis में भी चले। तो यहाँ पे आप इनकी इंपॉर्टेंस दे सकते हो। दोस्तों आगे हम जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म। हमने कोऑपरेटिव फेमिनिज्म पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म, यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोऑपरेटिव्स क्या काम करते हैं। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लोगों को अफोर्डेबल, चीप एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने में कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है। सो वी विल बी डीलिंग विद कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई यूरोप में जगह जगह पे, स्पेशली इन डेनमार्क। मैंने आपको पहले ही बोला ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, दीज आर एक्चुअली 5 कंट्रीज। इसको बोलते हैं सिंध एफ, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, यानी स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड फिनलैंड। दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है। इनका डेमोक्रेसी इंडेक्स हाई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट है, और स्पेशली इनका आजकल जो फोकस है दैट इज ऑन क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी में डेनमार्क में बहुत बड़ा उभार आ गया कि विंड पावर जनरेशन पे बहुत फोकस किया, कोऑपरेटिव्स बनाए। वो कोऑपरेटिव्स बनाए जैसे कि दोस्तों आजकल हमारी स्कीम है हमारे देश में, उसको बोलते हैं कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो कि फार्मर्स को स्टैंड अलोन सोलर पंप्स दिलवाएगी, फार्मर्स को सोलर पैनल्स दिलवाएगी, जो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो ग्रिड में जाएगी, ग्रिड से फिर वो बेची जाएगी। तो ऐसे ही प्रकार के प्रोजेक्ट्स 1970s में चलाए गए थे इन डेनमार्क, एंड डेनमार्क इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेटिव्स इन द यूरोप। उसके बाद दोस्तों जर्मनी में भी बहुत हाई लेवल पे एनर्जी कोऑपरेटिव्स उभर के आ गए, और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे जैसे कि यूके में आ गए। यूके में लोगों ने अपनी सिटीजन लेवल पे जो है कि कम्युनिटी ओनरशिप दिलवाई किनकी, विंड टर्बाइन्स की। तो विंड एनर्जी जनरेशन बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे आ गए बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। कोऑपरेटिव्स, एनर्जी कोऑपरेटिव्स वर्क के आ गए। मैंने आपको एग्जांपल दी डेनमार्क, मैंने आपको एग्जांपल दी जर्मनी एंड यूके, वहां पे भी आ गया। और उसके बाद दोस्तों जब डीरेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स हो गए, इसका मतलब क्या है कि सरकार ने बोला यार मैं इस एनर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, आपने जो मर्जी है वो करो, मैं डीरेगुलेट करूंगा, यानी मेरा आप पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, मैं ज्यादा कुछ पॉलिसीज नहीं बनाऊंगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बाइंग। तो जब डीरेगुलेशन हो गई तो फ्रांस में भी बहुत जगहों पे जो एनर्जी मोनोपोलिस्ट्स थे, वो लोग जो एनर्जी को अपने हाथों में रखे थे, मतलब आम कंज्यूमर को एनर्जी नहीं देते थे, उनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और फ्रांस ने भी
न्यूक्लियर फोर्सेस यानी न्यूक्लियर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन को काउंटर किया और इन्होंने बोला कि वी शुड गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। वैसे ही दोस्तों स्पेन में भी विंड पावर पे बहुत फोकस किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पे फोकस किया गया। तो जो भी ये यूरोपियन नेशन है, डेनमार्क से लेके जर्मनी से लेके यूके, फ्रांस, स्पेन, एवरीवन वाज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द एनर्जी कोऑपरेटिव्स। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव एनवायरमेंटलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दोस्तों आपको पता ही होगा कि एशियन सोसाइटीज में भी कोऑपरेटिव्स का बहुत दबदबा रहा। यानी ये जो एशियन सोसाइटीज आर एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए ही चाहिए। तो कोऑपरेटिव्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर दी सोसाइटीज लाइक एशियन सोसाइटीज। तो एशियन सोसाइटीज में भी कोऑपरेटिव मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत चला। लेकिन ध्यान से सुनना, देयर वेर सर्टेन इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी सोसाइटीज में, लाइक देयर वेर ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज, कास्ट सिस्टम या रिलीजन के बेसिस पे पंगे होना या जेंडर के बेसिस पे पंगे होना। यहाँ पे देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली जो शेयर होल्डर मॉडल है कि आपने शेयर खरीदना है कोऑपरेटिव में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी सिविल सोसाइटीज एंड एंटरप्रेन्योर रेस्पॉन्सेज आ गए। यानी हमने कोऑपरेटिव्स यूरोपियन नेशन से उठ के आ गई एशियन कंट्रीज में, यहाँ बहुत ज़रूरत थी इन कोऑपरेटिव्स की। लेकिन हमारी इन कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में कुछ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थी, उनको काउंटर करने के लिए सिविल सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर रेस्पॉन्स की ज़रूरत थी। और उसकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दूंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिन्होंने कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने में बहुत मदद किया इन एशियन सोसाइटीज। नंबर 1, सिटीजन्स कोएलिशन फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इन साउथ कोरिया। ये जो कोalition बन गई सिटीजन्स की फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, इसने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। सिमिलरली वी हैव शिकत्सु क्लब कंज्यूमर कोऑपरेटिव इन जापान, अनदर एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड civil society response against the traditional inequalities which were acting as hindrances for cooperative development। तो ये दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, यानी सिटीजन्स कोएलिशन फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इन साउथ कोरिया, शिकत्सु क्लब कंज्यूमर कोऑपरेटिव इन जापान। और इंडिया से ध्यान से सुनना दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, जिसको सेवा बोलते हैं, फाउंड इन गुजरात। और इसकी जो लीडिंग पर्सनैलिटी है वो है इला भट्ट। Ila Bhatt formed self-employed women's association, Ila Bhatt। So these are the examples of entrepreneurial and civil society responses against the traditional inequalities which were acting as hindrances for the development of cooperatives। Similarly, अगर मैं आपको थाईलैंड का एक गवर्नर था जिसका नाम था सोफोंग सुपाफोंग इन थाईलैंड, इसने भी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। देन वी हैव another important personality in Philippines जिसका नाम था अंटोनियो यापसुतको फोर्टिज। इसने शुगर कोऑपरेटिव्स बनाने में बहुत मदद की। तो दोस्तों मैं आपको इंटरनेशनल रेफरेंस से समझाता हूँ, यूरोप से, एशिया से, कि कहाँ कहाँ पे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स की बात हुई और कैसे इन्होंने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की। और एक सेक्शन में आपको यहाँ पे बताऊँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हुआ था 1918 में, उसके बाद बन गई ILO। और ILO में एक इंपॉर्टेंट डिवीजन ही है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव डिवीजन। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक अलग से एक डिवीजन है, एक सेक्शन है, एक डिपार्टमेंट है जिसको कोऑपरेटिव डिवीजन बोलते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। देन मूविंग टू द लैटिन अमेरिका, अब हम जाएंगे लास्ट में लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दोस्तों जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, देयर आर एम्प्लॉय ओन्ड एंटरप्राइजेस। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको यूएस में बताया था जब हमने यूएस कोऑपरेटिव पढ़े थे, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, कि जो कोऑपरेटिव्स के एम्प्लॉयज हैं वही उसके ओनर्स भी है, वही उसके मेंबर्स भी है। यानी वो कोऑपरेटिव्स जिसके एम्प्लॉयज उसके मेंबर्स हैं, तो वो प्लान उभर के आ गया इन लैटिन अमेरिका, स्पेशली इन अर्जेंटीना इन 2001 अर्जेंटीना में ESOP मॉडल आ गया, एम्प्लॉय ओन्ड एंटरप्राइज आ गया, जिसने अर्जेंटीना को डिफॉल्ट से बचाया। यानी अर्जेंटीना ने IMF से पैसे लिए थे लोन की फॉर्म में, लेकिन वापस नहीं कर पाया। तो वहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट चला, जिसकी वजह से फिर इतना डेवलप हो गया अर्जेंटीना कि उसने वो डिफॉल्ट जो है, जो उसका लोन लिया था, वो उसने वापस चुका दिया। तो ब्राज़ील में देख लीजिए आप,
साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। देयर वाज वर्ल्ड सोशल फोरम में वहां पे अडॉप्ट किया गया एक कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी इकोनॉमिक्स। व्हाट इज सॉलिडेरिटी इकोनॉमिक्स? इट मीन्स सोशल प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होगी, सोशल प्रॉफिटेबिलिटी, कम्युनिटी प्रॉफिटेबिलिटी की बात की गई। ब्राजील में वर्ल्ड सोशल फोरम में आर्टिकुलेट किया गया उस टाइम पे, दैट इज सॉलिडेरिटी इकोनॉमिक्स। और एक मूवमेंट चला था वहां पे जिसको बोलते हैं एमएसटी लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसटी लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट, जो कि एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। एमएसटी इसका वो ब्राजीलियन नेम है, सम मोमेंटो सोद्रो लाइक दिस, तो इसकी फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हो। देयर वाज एमएसटी लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट इन ब्राजील, जिसकी वजह से इसका मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स पे। और अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे जो कि आजकल क्राइसिस में चल रहा है, तो वहां पे हुगो चैवेज वाज द एडमिनिस्ट्रेटर एट दैट टाइम। उसके टाइम पे कोऑपरेटिव्स को बहुत ही इंसेंटिव्स दिए गए, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव्स को सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कराए गए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल गई। सो दिस आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन साउथ अमेरिका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड में एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन मूवमेंट। It was established in Netherlands in 1888 with its headquarters at Bonn in Germany. तो बॉन में इसका हेडक्वार्टर बन गया। It's called a fair trade certification movement for the development of cooperatives. तो दोस्तों these are some contemporary cooperative developments throughout the world. तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट जो यूरोप में स्टार्ट हुआ, कैसे यूएस चला गया, फिर वापस आ गया स्कैंडिनेविया तक चढ़ गया, फिर नीचे आते आते आपके स्पेन पोर्चुगल को कवर किया, फिर वहां से धीरे धीरे एशिया में पहुंच गया, एशिया से निकल के लैटिन अमेरिका पहुंच गया, फिर वापस यूरोप में कन्वर्ज कर गया। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस जिसके थ्रू कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट हुई, कोऑपरेटिव्स की ओरिजिनेशन हुई, कोऑपरेटिव्स की फ्लरिशमेंट हुई। दोस्तों मैं और एक चीज आपको बताता हूं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं 1995 की मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने आपको रॉचडेल प्रिंसिपल्स पढ़ाए। रॉचडेल प्रिंसिपल्स पहले 12 थे, फिर उसके बाद उनको एमलगमेट करके रिफॉर्मुलेट करके बनाया गया 7। 12 रॉचडेल प्रिंसिपल्स, ये भी हमने डिस्कस किए, 7 वो वाले भी डिस्कस किए। तो ये जो रिफॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम 12 to 7, it was held at ICA, that is International Cooperative Alliance, और वहीं पे इनको रिफॉर्मुलेट करके 12 प्रिंसिपल्स को रिफॉर्मुलेट करके रेटिफाई करके अप्रूव करके 7 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। अगर आपको कल को पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस आर एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, नंबर 1 ऐसा बोलेगा क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 वियना डिक्लेरेशन, नंबर 3 व्हाट वी कॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 4 मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। तो मैनचेस्टर डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 12 रॉचडेल प्रिंसिपल्स थे उनको रिफॉर्मुलेट किया गया, अप्रूव किया गया, रेटिफाई किया गया और उनको 7 में कन्वर्ट किया गया। मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन इंग्लैंड। यहाँ पे इंडिया में अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। जैसे यहाँ हमारे अहमदाबाद में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स है, कॉटन वगैरह, वैसे ही मैनचेस्टर में वूलन क्लोथ्स की मिल्स है। तो अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो मैनचेस्टर डिक्लेरेशन है वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू रॉचडेल प्रिंसिपल्स, द रिफॉर्मुलेशन, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ रॉचडेल प्रिंसिपल्स। और भी एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने आइडिया ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग शेयर्ड इंटरेस्ट्स इन कोऑपरेटिव्स, यानी कोऑपरेटिव का जो आइडिया है, यूनेस्को ने कोऑपरेटिव के आइडिया को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब क्या, यूनेस्को जो है ये आपको कल्चरल हेरिटेज बताता है। देखिए कल्चरल हेरिटेज कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इंटेंजिबल। दोस्तों जैसे कि कोई मंदिर बना हुआ है, कोई स्कल्पचर बना हुआ है, कोई मस्जिद बनी है, कोई चर्च बनी है, आप उस चीज को छू सकते हो, या कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम है आप उसको छू सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल। लेकिन कुछ ऐसी कल्चरल चीजें होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो। डांस, कथकली, क्या छूओगे वहां पे?
सो इट इज इंटेंजिबल। तो वैसे ही जो आइडिया है कोऑपरेटिव्स का, आप कोऑपरेटिव जब बिल्डिंग बनेगी, ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर बनेगा, कोऑपरेटिव की बिल्डिंग को छू सकते हो, कोऑपरेटिव के आइडिया को नहीं छू सकते हो। तो आइडिया कोऑपरेटिव इज एन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ने इसको 2016 में इस कैटेगराइजेशन में फिट किया था। सो दोस्तों, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द origin and development of cooperatives. होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कोर्स, पेड कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया पैकेज ला रहे हैं। एमसीक्यू सेशंस भी इसके बाद, इस पहले में अब हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म है आज, अब हम सेकंड यूनिट की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक एमसीक्यूज का वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं एमसीक्यूज की पीडीएफ बनाऊंगा, वो मैं सर्कुलेट करूंगा सोशल मीडिया पे, आप अपने रेस्पॉन्सेज दीजिए, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे आराम से कि आपने कितनी चीज़ों को समझा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।